Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. So as you know मेरी एक सीरीज़ चल रही है स्ट्रैटेजी सीरीज़ जिसमें मैं आपको टॉपिक्स भी समझा रहा हूँ और कैसे लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन रखनी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे डीएसएम मल्टी एग्जाम सिस्टम की। तो डीएसएम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में और आई नो अभी करंट में डीएसएम 5 टीआर चल रहा है, बट अगेन क्वेश्चंस आपके डीएसएम से आते हैं और बहुत सारे चांसेस है कि क्वेश्चंस आपके डीएसएम 4 टीआर से आएंगे बिकॉज वो ऐसी एक वर्जन था डीएसएम का जो कि बहुत फेमस हुआ था। ओके उसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, मल्टी एग्जाम सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ओके तो डीएसएम बेसिकली एक बुक होती है जिससे प्रोफेशनल्स, मेंटल प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए। सिंपल से तो डीएसएम के बहुत सारे वर्जन आए थे। टीआर का मतलब होता है टेक्स्ट रिवीजन, जिसमें बेसिकली कुछ वर्ड्स और कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको टेक्स्ट रिवीजन कहते हैं। तो जो डीएसएम 4 था और डीएसएम 4 टीआर था उसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर था मल्टी एक्सियल अप्रोच। इसमें बेसिकली डिसऑर्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। अब ये एक्सेस का मतलब होता है डायमेंशंस, बेसिकली कह सकते हो। हर एक एक्सेस या डायमेंशन एक स्पेशल काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए फिक्स था। तो मेजरली जो आपके डिसऑर्डर्स थे, लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि पाँच के पाँचों एक्सेस पे डिसऑर्डर्स थे। नहीं, मेजरली जो आपके डिसऑर्डर्स थे वो स्टार्टिंग के दो एक्सेस पे ही थे, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। एक्सेस 3, 4 और 5, बेसिकली आई से एक्सेस 3 और 4 कुछ एडिशनल सिम्टम्स, कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज को डिनोट करते हैं और एक्सेस 5 आपका टोटली एक अलग एसेसिंग स्केल है। तो मेजरली जितने भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो एक्सेस 1 और एक्सेस 2 पे ही रखे जाते हैं। ओके, अब वो एक्सेस कौन कौन सी हैं हम इसकी बात करते हैं। नंबर 1 एक्सेस पे आते हैं आपके क्लिनिकल सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर्स। जितने भी आपके क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे आपके एक्सेस 1 पे आएंगे, सच एज मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स। इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे उन सबको ही एक्सेस 1 पे रखा जाएगा। ओके, एक्सेस 2 पे आपके सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन के केसेस होंगे, जिसमें आपके हर एक तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आएंगे, वेदर इट कुड बी एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक और बाइपोलर, बॉर्डर लाइन, वटेवर। बाइपोलर इज अ मूड डिसऑर्डर, वो एक्सेस बनता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपका एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक, शिजोटाइपल, शीजॉइड, ये सारे आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर जितने होंगे एक्सेस 2 पे आएंगे। अब एक्सेस 3 क्या होती है? ये होती है आपकी जनरल मेडिकल कंडीशंस। ये वो कंडीशंस होती हैं, बेसिकली नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि आपके एक्सेस 1 और एक्सेस 2 के डिसऑर्डर्स को और वर्स कर सकती हैं, सीवियर बना सकती हैं। लेट्स से आपको डिप्रेशन था, मूड डिसऑर्डर था, साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी क्रैश हो गया, या साथ ही साथ आपको टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड की वजह से या डेंगू की वजह से आपका एक जनरल मेडिकल कंडीशन है, बट इसकी वजह से आपका जो डिसऑर्डर है वो मे बी और वर्स हो सकता है। ओके, तो जनरल मेडिकल कंडीशंस में आपकी वो सारी नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि आपके एक्सेस 1 और एक्सेस 2 के डिसऑर्डर्स को अफेक्ट करती हैं। ये तो हमारी होगी हेल्थ कंडीशंस। एक्सेस 4 पे हमारे साइको सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या फैक्टर्स। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, जो कि अगेन हमारे एक्सेस 1 और एक्सेस 2 के डिसऑर्डर्स को और ज़्यादा सीवियर बना सकती हैं। जैसे आपका डिवोर्स हो गया, आपकी जॉब चली गई एकदम से, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी लव वन की डेथ हो गई। ये सारे ऐसे सोशल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा अगर कोई डिसऑर्डर है हमें, तो वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। ओके, तो ये हो गया एक्सेस 4, साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लास्ट आपका आता है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, विच इज़ योर GEF इंडेक्स। ये बेसिकली एक स्केल होती है। इसमें आप सिम्टम्स के बेसिस पे और अपने डायग्नोसिस के बेसिस पे एक स्कोर देते हो अपने क्लाइंट या अपने पेशेंट को, और वो स्कोर ये बताता है कि कितना आपका ये केस सीवियर है। ये 0 से 100 की स्केल होती है। इस पर आपको जो भी पॉइंट मिलता है वो ये बताता है कि आपका केस कितना सीवियर है। सो ये है आपका बेसिकली DSM। ओके, अब DSM-5 आ चुका है, तो DSM-5 और DSM-4 में कुछ चेंजेस भी होते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कभी भी पूछ लेता है। सो बेसिकली DSM आपको ऑफकोर्स पहले फुल फॉर्म बताना चाहिए। सो इट्स फुल फॉर्म इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, दैट्स योर DSM। ओके, इसी का एक काउंटर वर्जन WHO प्रोड्यूस करती है, विच इज़ योर ICD। ओके, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ये ICD होती है। इसमें आपके हर एक तरह की डिसीजेज होती हैं, इंक्लूडिंग आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि DSM का काउंटर वर्जन WHO जो प्रोड्यूस करती है वो क्या है? आंसर होगा उसका ICD।
अब क्वेश्चन आता है कि डीएसएम कौन पब्लिश कर रहा है। सबको पता है एपीए। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपीए कौन सा एपीए, वेदर इट्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। सो द आंसर इज सिंपल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है साइकोलॉजी के लिए। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है अगेन एपीए, विच इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। सो दिस डिपार्टमेंट पब्लिशेस डीएसएम। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे अगर एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा एपी यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दिया है और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन दिया है। एमसीक्यू इज ऑलवेज अबाउट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ओके, सो डीएसएम 5 में बेसिकली चेंजेस आए थे कि मल्टी एक्सियल सिस्टम खत्म कर दिया गया था, और भी थोड़े बहुत मेजर चेंजेस आए थे, बट ये काफ़ी एक मेजर चेंज आया था। और बेसिकली रोमन न्यूमरल से हम लोग शिफ्ट हो गए अरबिक न्यूमरल्स पे आ गए। तो ये दो आपके मेजर चेंजेस हुए थे डीएसएम को लेकर। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे और भी टॉपिक्स की, और किस तरह से आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सर सोशल साइकोलॉजी और ओबी आएगी कि नहीं आएगी। सो एज फार एज वी ऑल नो कि सीबीटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है सोशल साइकोलॉजी आपका और ओबी। सो वी कैन अज्यूम कि नहीं आएंगे ओबी के क्वेश्चंस, बट ऑल्दो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सोशल साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज सोशल साइकोलॉजी समथिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, आपके करिकुलम का और आपके करियर का। तो सोशल साइकोलॉजी में आप बहुत डिटेल में मत जाना, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लो जिससे आपको आइडिया रहे कि व्हाट इफ अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे ड्रॉबैक साइड पे ना हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।